हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो आज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश किस तरह अस्तित्व में आया, फिर उसका कैसा गठन हुआ और फिर कैसे पुनर्गठन हुआ। आज प्राचीन काल से लेकर हम पूरे 52 जिलों की कहानी को एक टाइमलाइन के माध्यम से समझेंगे, जो कि मैंने एक चार्ट बनाकर रखा है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको 5 चरणों में पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरे मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से हम एक एक डिटेल जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें उसकी टाइमलाइन पता होना जरूरी है कि 52 जिले कैसे बने थे। फिर उसके अंदर हम डीप में जाएंगे, देखेंगे कि कितनी रियासतें थे, वहाँ के कौन कौन मुख्यमंत्री बने थे, अंग्रेजों के प्रांत कौन कौन से थे, और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था। ये सभी चीज़ों को हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम टाइमलाइन जान लेते हैं, जिससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ था, जिससे हम आगे के जो 5 लेक्चर आएंगे उनको बहुत आसानी से समझ पाएंगे और हमें पूरा पुनर्गठन याद हो जाएगा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को 5 चरणों में पढ़ने वाले, कैसे कि अब हम देखेंगे प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। प्राचीन काल से ब्रिटिश काल तक देखेंगे, फिर अंग्रेजों का आगमन होगा, उस समय से हमारी आज़ादी के पूर्व तक। अंग्रेज कब तक रहे? आज़ादी तक। आज़ादी के पूर्व तक क्या स्थिति थी, फिर आज़ादी मिलने के बाद हमारे मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन किए गए, तब क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की। उसके उपरांत हम देखेंगे 1956 में पुनर्गठन क्यों किया गया। जब आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश को बना दिया गया था, मतलब उसमें परिवर्तन कर दिए गए थे, तो फिर 1956 में क्यों ज़रूरत पड़ी। और उसके पश्चात फिर हम देखेंगे 1956 से 2000 तक की स्थिति कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, और उसके बाद 2000 से अभी वर्तमान तक 52 जिले कैसे बने। यह हम 5 चरणों में इसी तरह पढ़ेंगे और मैप के माध्यम से, वो अगले 5 लेक्चरों में। लेकिन अभी हम पूरी टाइमलाइन समझ लेते हैं कि 52 जिलों का अस्तित्व कैसे आया। पहले तो मध्य प्रदेश का अस्तित्व कैसे आया। अब देखिए, हम पहले बात करते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल से ब्रिटिश काल तक की बात करते हैं। तो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश का कोई भी अस्तित्व नहीं था, आप यह बात ध्यान रखें। प्राचीन काल में क्या था? हमारा अखंड भारत था। अब प्राचीन काल के कुछ साक्ष्य और से हमें प्रमाणित होता है कि हाँ, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये चीज़ें मिली थी, इससे मतलब मध्य प्रदेश भी होगा। जैसे हम बात कर ले तो सबसे पहले हथनौरा। हथनौरा एक जगह थी जहाँ पर क्या मिला है? एक मानव का कपाल मिला है, मतलब स्कल मिला है। उसे नर्मदा मानव कहा जाता है। हथनौरा बुधनी सीहोर में एक जगह है, वहाँ पर एक साक्ष्य यह मिलता है कि हाँ भाई, तो मानव था। उसके बाद हमें क्या मिलता है? हमें रहने का निवास स्थान का पता लगता कहाँ से? भीमबेटका रायसेन में है, जो कि वहाँ से अब मानव मिल गए, उनके निवास मिल गए। फिर उसके बाद वह खेती करना सीखा उन्होंने और पशुपालन सीखा, तो उसके भी हमें साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ से मिले। यह प्राचीन काल का समय था। अब उसके बाद क्या हुआ? ग्राम बने, जनपद बने, महाजनपद काल आया। और महाजनपद काल में हमें एक चेदी और एक अवंती, बुंदेलखंड क्षेत्र में थी चेदी, और अवंती उज्जैन क्षेत्र में, जिसमें मौर्य काल में अशोक अवंती के राज्यपाल भी बनाए गए थे। तो अब देखिए, 2 महाजनपद हो गई, राजाएं होने लगे, फिर उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया। फिर इसी तरह मध्यकाल आया। मध्यकाल में शासन रहा, जैसे राजा भोज हो गए, हमारे अकबर हो गए, शेरशाह सूरी, इनके अंतर्गत मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा या कुछ क्षेत्र आया था। अब देखिए फिर क्या हुआ? जब जहांगीर से परमिट ले ली थी किसी ने? अंग्रेजों ने ले ली थी। उसके बाद अंग्रेजों का आगमन प्रारंभ हो गया। तो उससे पूर्व क्या स्थिति थी? राजाओं का मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था, मध्य प्रदेश नामक राज्य अस्तित्व में नहीं था, पर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था हम वर्तमान में जो देखते हैं, उसमें क्या था? उसमें किसका, जो मध्य प्रदेश देखते हैं हम वर्तमान का, उसमें किसका शासन था? इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश हो जाता है ना। तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, वर्तमान मध्य प्रदेश, इसमें किसी न किसी राजा के अधीन था ये। तो उन्हें जब अंग्रेज आने लगे तो अंग्रेजों ने भी कुछ अधिकार करने लगा। तो अब जो राजाओं के अधीन थे उन्हें क्या कहा गया? देसी रियासतें कहा गया। और जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा गया। तो अब यह स्थिति कहाँ तक की थी? प्राचीन काल से ब्रिटिश काल तक। अब ब्रिटिश आने लगे तो ब्रिटिश
ने अपने अधीन जो अधिकार किए जिन क्षेत्रों को, उन्हें ब्रिटिश प्रांत नाम दिया, और जिन राजाओं का जिन पर अधिकार था उन्हें देसी रियासतें कहा गया। तो अब जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें से उन्होंने क्या करा, जैसे रघुजी तृतीय से की मृत्यु के बाद उन्होंने नागपुर पर अधिकार किया, फिर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार करके उन्होंने एक सेंट्रल प्रोविंस नामक या मध्य प्रांत बनाया, और उसमें फिर हैदराबाद का हिस्सा लेके बरार जोड़ दिया, जिसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता है। यही नाम क्या था ब्रिटिश काल से लेके, जब दूसरा चरण पढ़ते हैं हम ब्रिटिश काल से लेकर 1947 की स्थिति में, तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यह अंग्रेजों के अधीन एक प्रांत था, मध्य प्रदेश नहीं था, लेकिन स्थिति हम उसको जानते हैं। तो ब्रिटिश काल से 1947 तक की यह स्थिति थी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एक क्षेत्र था यहाँ पर इतने में, और छत्तीसगढ़ का हिस्सा जुड़ा हुआ था, यहाँ पर था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और देसी रियासतें थे, इधर विंध्य प्रदेश की, इधर मध्य भारत की, इधर छत्तीसगढ़ की, यह रियासतों से घिरा हुआ था। तो ब्रिटिश काल से 1947 तक या स्वतंत्रता पूर्व क्या किस मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और इसका केंद्र क्या हुआ करता था, नागपुर। अब देखिए, जब यह स्थिति कब की पढ़ी हमने, ब्रिटिश काल से 1947 तक, मतलब आज़ादी से पूर्व। अब आज़ादी मिल जाती, आज़ादी मिलने के बाद जो ब्रिटिश प्रांत थे वो भारत में शामिल हो गए, कुछ पाकिस्तान में, पर देसी रियासतों के सामने क्या ऑप्शन थे, या तो वो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, स्वतंत्र है। तो फिर एकीकरण काम शुरू किया गया, किसके द्वारा, लौह पुरुष सरदार पटेल के द्वारा। उन्होंने क्या किया, भारत का एकीकरण किया, लगभग 552 रियासतों का। उसके बाद क्या किया गया, जब 552 पूरी भारत का हमारा नक्शा बन गया था, मतलब पूरी रियासतें एकत्रित हो गई थी, तब उन्होंने क्या करा, उन्हें ए, बी, सी और डी पार्ट में बांट दिया गया, और डी पार्ट में अंडमान निकोबार था। उसके अलावा ए, बी, सी पार्ट में 9 और 10 राज्य थे। तो अब देखिए, ये किसने किया, सरदार पटेल ने किया। तो अब हम देखेंगे आज़ादी के बाद 1947 से 1956 के बीच मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। अब देखिए, पूरे भारत को ए, बी, सी, डी पार्ट में बांट दिया गया था, तो डी तो अंडमान निकोबार था, तो मतलब ए, बी, सी पार्ट। तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ए पार्ट में आते थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और छत्तीसगढ़ की रियासतें क्या हो गई थी, ए पार्ट में आ गए थे, विंध्य प्रदेश सी पार्ट में आ गया था, और मध्य भारत बी पार्ट में आ गया था। इस तरह ए, बी, सी पार्ट में हमारा 1947 से 1956 के बीच की यह स्थिति थी कि मध्य प्रदेश पार्ट ए, बी, सी, पर मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं आता, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र थे वो पार्ट ए, बी, सी के हिस्सा थे। अब उसके बाद क्या होता है, 1956 से 2000 तक की स्थिति, ये हमारा कौन सा, चौथा चरण। अब देखिए, ये हमारी स्थिति क्या थी, आज़ादी के बाद पार्ट में बांट दिया गया था, और मध्य प्रदेश भी ए, बी, सी पार्ट के हिस्सा था, मध्य प्रदेश के कुछ कुछ क्षेत्र। अब देखिए, यह हुआ। अब 1948 में क्या हुआ, जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य थे उनमें भाषा के आधार पर मांग उठने लगी कि हमारा राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाए। तो अब क्या हुआ, यह मांग चली, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने क्या करा, 1948 में एक आयोग बनाया, धर आयोग, और उससे अनुशंसा ली गई। तो उन्होंने यह अनुशंसा की कि भाषा के आधार को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के अधिकार को स्वीकार किया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही भारत का बंटवारा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब जो मांग उठ रही थी दक्षिण भारत में, वह असफल हो गई, तो और असंतोष फैल गया, और हड़तालें होने लगी और मांग बढ़ने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने एक और समिति का गठन किया, जिसका नाम क्या था, जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति। यह समिति बनाई। तो इस समिति ने भी यही हल निकाला कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही भारत का विभाजन किया जाना चाहिए, मतलब भारत के राज्यों को बांटा जाना चाहिए, पर भाषा को आधार नहीं माना, इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। तो फिर और असंतोष बढ़ गया। तो दक्षिण भारत में क्या हुआ, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनका नाम क्या था, पोट्टी श्री रामलू, 1953 की बात है। उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल पर बैठ गए, वो भाई साहब भूख हड़ताल पर बैठ गए, अनशन पर बैठे। तो 56 दिनों के बाद उनकी क्या हुआ, उनका निधन हो गया, और निधन के पश्चात आतंक की समान स्थिति हो गई, मतलब दंगे होने लगे। तो इस स्थिति में क्या करा, जवाहरलाल नेहरू ने
आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने की घोषणा कर दी। अब इस तरह क्या हुआ, हमारा आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में पहला राज्य बन गया। 1953 में पहला राज्य बन गया, तो इसके आधार पर अन्य राज्यों ने भी मांग स्टार्ट कर दी। तो अन्य राज्यों ने मांग स्टार्ट की, तो क्या किया, 1953 में एक और आयोग बनाया गया, भाषाई प्रांत आयोग, जिसका नाम क्या था, पुनर्गठन आयोग, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। अब फजल अली उसके अध्यक्ष थे और उनके 2 सहायक सदस्य थे जिनका नाम क्या था, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर, यह दोनों उनके सदस्य थे। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी, 1955 में इन्हें रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने भाषा को आधार मान लिया। हमारे भारत के राज्यों के विभाजन के लिए भाषा को आधार मान लिया, क्योंकि अब कंडीशन ही ऐसी बन चुकी थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश को ऑलरेडी राज्य बनाया जा चुका था, आधार को स्वीकार कर लिया। पर उन्होंने भाषा के आधार को स्वीकार करा, पर एक राज्य में एक भाषा, इसको उन्होंने नकार दिया कि पूर्णतः एक भाषा में एक राज्य में एक ही भाषा नहीं होगी, दूसरी भी हो सकती है। तो यह इस प्रकार उन्होंने क्या अनुशंसा करी कि 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। तो अब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी 1955 में। तो अधिनियम पास हो गया कब, 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ और उसके मुताबिक 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। 3 की अनुशंसा की थी, 3 केंद्र शासित की, पर 6 बनाए गए। अब इनमें से एक था हमारा मध्य प्रदेश। तो हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में कब आया, 1 नवंबर 1956 को। और कैसा है ये देखिए, ये तो वर्तमान मध्य प्रदेश है और इसमें छत्तीसगढ़ जोड़ दिया जाए तो इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है। इस तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों, यह हमारा पूरा मध्य प्रदेश था जो 1956 में अस्तित्व में आया था। 1956 में इसमें कुछ जैसे ABC पार्ट में थे, इसमें ABC पार्ट में कुछ कुछ संशोधन किए गए थे। जैसे सुनील टप्पा मंदसौर का था, उसको राजस्थान को दे दिया गया, सिरौन तहसील राजस्थान से ले ली गई। और महाराष्ट्र के 8 जिले थे जो मराठी भाषी थे, वो महाराष्ट्र को दे दिए गए, कुछ नीचे इधर बरार के भाग के, और यहाँ सुनील टप्पा और यहाँ सुरेंद्र ले ली गई। तो इस तरह क्या किया गया हमने, इस तरह हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। तो जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और 8 संभाग थे। यहाँ से जिलों की गणना स्टार्ट होती है हमारी। अब यहाँ से हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ चुका है, जिसमें कितने 43 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट 43 हो गई और जोन कितने हैं, 8 हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अब देखिए ये 1956 की बात थी। 1956 में और हमारी राजधानी भोपाल बनाई गई थी। जब वो तहसील थी भोपाल की, भोपाल सीहोर की एक तहसील मात्र थी, जब भी वह राजधानी बन चुकी थी। कब, 1 नवंबर 1956 में। अब क्या होता है 1956 के बाद 1972 में 2 जिले बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, एक भोपाल जो सीहोर की तहसील था और एक राजनांदगांव जो कि दुर्ग से निकाल कर बनाया गया था। 2 जिले बनाए गए। तो 43 प्लस 2 जिले कितने हो जाते हैं हमारे, 45 जिले हो जाते हैं। यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 45। कब, 1972 की स्थिति में 45 जिले हो गए हमारे। और 1972 में 45 जिले हो गए और संभाग 8 ही थे। अब 2 जिले बना दिए गए। अब उसके बाद आता है 1998। तो 1998 में 2 आयोग थे। 1982 में एक आयोग बनाया गया था, BR दवे आयोग, जिसकी अनुशंसा पर पहले 10 जिले बनाए गए, जिसमें से वर्तमान में क्या है, 6 कहाँ चले गए हमारे, छत्तीसगढ़ में चले गए और 4 मध्य प्रदेश में बचे। तो पहले 10 जिले बनाए गए 1998 में, कौन से, BR दवे आयोग। फिर 1998 में ही सिंह देव आयोग की अनुशंसा पर 6 जिले और बनाए गए थे। तो कितने थे, अब देखिए, जो 10 में से हमारे पास 4 MP में थे और इधर 6 में से 3 MP में थे, मतलब टोटल 7 MP में थे। तो टोटल अभी विभाजन नहीं हुआ तो टोटल 61 जिले हो चुके थे और यहाँ पर 4 संभाग बढ़ा दिए गए थे। तो 12 संभाग हो चुके थे, 12 संभाग हो चुके थे। और जो 4 जिले थे जो MP में थे, उन्हें ऐसे याद कर सकते हैं अपन, BSDK। कौन सा हो जाएगा, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। उसके बाद हूँ से याद कर सकते,
हरदा, उमरिया और नीमच, ये 7 जिले जो वर्तमान एमपी में हैं 16 में से, और बाकी सब विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो अभी हमारे 1998 में कितने जिले हो चुके हैं? 1998 में हमारे जिले हो चुके हैं 61। और इसके पश्चात आते हैं हम किस पर? इसके पश्चात आते हैं हम 2000 में। अब 2000 की स्थिति यह है कि यहाँ पर 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है, और उसके उपरांत क्या होता है, जो हमारे 61 जिले थे उसमें से 16 जिले माइनस हो जाते हैं। 16 जिले कहाँ चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ के पास। 16 जिले चले गए हमारे छत्तीसगढ़ के पास, और यहाँ से 3 संभाग चले जाते हैं। तो हमारे पास कितना बचता है मध्य प्रदेश में 2000 की स्थिति में? 45 जिले बच जाते हैं और 9 संभाग बच जाते हैं। ये कब की स्थिति है? 2000 की। हमारा, और उस समय दिग्विजय हमारे मुख्यमंत्री थे, और जो प्रथम छत्तीसगढ़ के बने थे वो अजीत जोगी थे, और वहाँ के गवर्नर थे दिनेश नंदन सहाय, और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे? भाई महावीर। यह भी याद रखें। वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी टाइमलाइन समझ लीजिए। अब देखिए हम 2000 तक आ गए, तो हमारे जिले कितने हो गए? 45 हो गए और 9 संभाग हो गए। अब 2000 के बाद होता है 2003। 2003 में 3 जिले बनाए जाते हैं। 15 अगस्त 2003 में 3 जिले बनाए जाते हैं, जिनको आप अब्बा के नाम से याद कर सकते हैं। ए मतलब अशोकनगर गुलाल से अलग होकर, बुरहानपुर जो खंडवा से अलग हुआ था, और तीसरा अनूपपुर जो शहडोल से। तो 2003 में 3 जिले बनाए गए, तो 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 48, और संभाग कितना होगा? 9 ही रहेंगे। अब 2003 के बाद आता है 2008। 2008 में 2 जिले बनाए जाते हैं। कौन से? अलीराजपुर और सिंगरौली। सिंगरौली सीधी से अलग होकर, और अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर। अलीराजपुर हमारा 49वां जिला था, और सिंगरौली हमारा 50वां जिला था। तो अब 2 जिले बनाए गए, तो 2008 में 48 + 2 कितने हो जाएंगे? टोटल 50 जिले हो जाएंगे। और 2008 में 14 जून 2008 को एक हमारा संभाग भी बनाया गया जिसका नाम था शहडोल। तो हमारे संभाग कितने हो जाएंगे? +1 10 संभाग हो गए। 10 संभाग होने के बाद अब क्या होता है? 2008 में ही हमारे होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम किया गया था, ये भी आप ध्यान रखें। अब 2008 के बाद आते हैं हम 2013 पर। 2013 में क्या हुआ? एक जिला बनाया गया जिसका नाम क्या था? आगरमालवा। तो टोटल जिले कितने हो जाते हैं? 51 हो गए। 51 जिले हो गए, और 10 संभाग ही थे। आगरमालवा किससे अलग होकर बनाया जाता है? शाजापुर जिले से। शाजापुर जिले से अलग होकर बनाया है हमारा क्या? आगरमालवा जिला, जो कि कौन सा? 51वां जिला था। उसके बाद आता है हमारा 16 अगस्त 2013 में बने, और 2008 में अलीराजपुर बना था 17 मई को, और सिंगरौली बना था 24 मई को, ये ध्यान रखें। अब आती है हमारी स्थिति 1 अक्टूबर 2018 की, जब क्या होता है? एक और नया जिला बनता है 52वां, और संभाग हमारे 10 ही रहते हैं। तो 52 जिले और 10 संभाग हमारी वर्तमान की स्थिति में हैं। तो 52 में जिला कौन सा बना था हमारा? निवाड़ी। और 10वां संभाग कौन सा था हमारा? शहडोल। अब देखिए, और जो निवाड़ी के जैसे एसपी डिप्टी कलेक्टर याद करना है आपको, तो डीसीए डिप्टी कलेक्टर अक्षय कुमार, और एसपी याद करना है तो एसपी मुकेश कुमार, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। देखिए अब ये हमारे 52 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं। तो इस तरह हमने देखा कि मध्य प्रदेश प्राचीन काल से 52 जिलों तक किस तरह की मध्य प्रदेश की एक टाइमलाइन थी और कहानी थी। अब इसे हम डिटेल से कब जानेंगे? अगले 5 चरणों में, 5 लेक्चरों में हम जानेंगे। और उसके बाद प्रस्तावित जिले भी हैं, अभी 4 जिले प्रस्तावित है, जैसे नागदा कहाँ से है? उज्जैन से। उसके बाद चाचौड़ा कहाँ से है? गुना से है। मैहर कहाँ से? सतना से। और बागली कहाँ से? देवास से। ये 4 जिले अभी प्रस्तावित है, और 2 संभाग भी प्रस्तावित है, एक छिंदवाड़ा और एक रतलाम। इस तरह हमारा पूरी टाइमलाइन हमने समझ ली कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ था। अब इन्हें हम डिटेल में 5 चरणों में 5 लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, और पेन कॉपी का उपयोग जरूर करें, क्योंकि मैं सारे तथ्य लिखना यहाँ पर संभव नहीं है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से पुनर्गठन के साथ।